Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Hamas attack on Israel. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को डिटेल में समझना होगा। पहले भी कई दफ़ा मैंने इजराइल और अरब रिलेशंस या कॉन्फ्लिक्ट को कराया है। एक बार जरा बैकग्राउंड देखते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट डेवलपमेंट्स। यू सी द लोकेशन ऑफ इजराइल। कंट्री इजराइल इज इन वेस्ट एशिया और एक साइड से इट शेयर्स बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी। फिर काफ़ी सारे अरबिक कंट्रीज हैं इसके आसपास में। एक तरफ इजिप्ट है, जॉर्डन, सीरिया, ये सारे देश हैं इजराइल के आसपास में। अगर आप इजराइल जहां आज बसा हुआ है इस धरती की हिस्ट्री देखें तो लगभग 3000 साल पहले यहाँ पे आ, जूडिया नाम के ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ सेटल हुए। दीज ट्राइबल कम्युनिटीज वर बेसिकली जूस इन नेचर। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जूस जो हैं दे प्रीडेट क्रिश्चियनिटी और उनका और क्रिश्चियनिटी का रिलीजन जो है काफी ज्यादा सिमिलर है, मिलता जुलता है। और क्रिश्चियनिटी हैज पर्टिकुलर ओरिजिन डेट और उनको प्रीडेट करते उनके पहले से हैं द जूस कम्युनिटी। तो और दोनों के लिए काफी सारे जो रिलीजियस आइडियाज हैं और एथिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं जैसे हिब्रू एथिक्स एंड ऑल, दे आर सिमिलर फॉर जूस एज वेल एज क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और जूस के बीच में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। बट लगभग 3000 साल पहले जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब इस एरिया में जो लोग रहते थे, जिसको आज के डेट में हम लोग इजराइल कहते हैं, वो लोग जूस को कम्युनिटी के थे। लेकिन अगर आप इस लोकेशन को देखें तो दिस लोकेशन इज प्लेस्ड एट ट्राई जंक्शन ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। इस कारण से फ्रीक्वेंट यहाँ पे इन्वेजन्स हुआ करते थे। किसी को भी अगर किसी दूसरे पार्ट में इन्वेड करना है तो नेचुरली इसी एरिया से होकर के गुजरेगा। तो बिकॉज ऑफ द ट्राई जंक्शन लोकेशन यहाँ पे फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स हुआ करते थे, अटैक हुआ करते थे बाय सेवरल कम्युनिटी लाइक असीरियंस, बेबीलोनियंस, पर्जियंस, ग्रीक्स, रोमन्स। एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो जूस पॉपुलेशन सेटल्ड थी धीरे धीरे वो यहाँ से माइग्रेट आउट करने लगी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड फाइनली रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल एंड मर्ज्ड दिस एरिया विथ इटसेल्फ। और उसके बाद से इस एरिया को पैलेस्तीन नाम से जाना जाने लगा। फिर यहाँ पे इस रीजन में इससे थोड़ा आगे है सऊदी अरबिया। यहाँ पे इस साइड में है सऊदी अरबिया। तो वहां पे जन्म हुआ इस्लाम का। इन 7th century एडी इस्लाम वाज फाउंडेड। और धीरे धीरे इस पूरे एरिया में जो पॉपुलेशन है वो आ, इस्लाम को अडॉप्ट करने लगी। और फिर इस एरिया में जो रहने वाले लोग थे जिसको पैलेस्तीन कहा जा रहा था सिंस रोमन एम्पायर, उस एरिया में रहने वाले लोगों को धीरे धीरे कहा जाना शुरू किया पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। तो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन आर दोज हु आर अरब लैंग्वेज स्पीकिंग बट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो आई जस्ट होप कि अभी तक आपको क्लैरिटी है। यहाँ पे जूस लोग रहते थे, दे माइग्रेटेड आउट। बाद में इस रीजन में इस्लाम का जन्म हुआ और इस एरिया में रहने वाले लोगों को कहा जाने लगा पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीनियंस आर दोस हु स्पीक अरबिक लैंग्वेज बट फॉलो इस्लामिक रिलीजन। तो यहाँ पे है मॉडर्न डे इजराइल। इजराइल कब बना है उसकी कहानी हम देखेंगे। इजराइल एज ए कंट्री गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1948। उसके पहले क्या क्या चीजें हुई हैं वो हम देख रहे हैं। तो इस एरिया में रह रहे थे पैलेस्टीनियंस, अरब लैंग्वेज स्पीकिंग इस्लामिक रिलीजन पीपल। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन से लेकर के वर्ल्ड वॉर टू के बीच में काफी सारे इवेंट्स हुए हैं जो इजराइल एज ए कंट्री को एस्टैब्लिश करने में रिस्पॉन्सिबल है। ये एरिया जहां पे कभी जूस कम्युनिटी के लोग सेटल हुआ करते थे, ये एरिया जूस लोगों के लिए काफी सैक्रेड माना जाता रहा है। सैक्रेड इन द सेंस कि यहाँ पे काफी सारे उनके इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स रहे हैं। इसीलिए जूस लोगों के मन में एक फीलिंग थी दैट दे मस्ट गो बैक एंड सेटल टू दिस रीजन।
इन एटलीस्ट इन देयर लास्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। जैसे कैसे हिंदू धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट धाम हैं या तीर्थ हैं जहां लोग जाकर के सेटल होना चाहते हैं या कम से कम बुढ़ापे में एक बार जाना चाहते हैं, सिमिलरली इन इस्लाम। इसी तरीके से दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे जो जूस सेटल्ड थे, जूस कम्युनिटी के लोग सेटल्ड थे, दे हैड अ फीलिंग कि दे मस्ट गो एंड सेटल इन दिस एरिया, दिस लैंड, जिसको जहाँ पे जूस कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब ये फीलिंग तो थी ही, और इस कारण से कई सारे लोग, जूस कम्युनिटी के लोग इस एरिया में जाते रहते, वहां पे थोड़ा बहुत लैंड खरीद करके सेटल हो जाते। ये फिनोमिना को कहा गया जायोनिज्म। तो जायोनिज्म इज अ मूवमेंट दैट encourages Jews settlement from across the world to this particular region, which is known as their ancestral land, which includes a lot of religious structures important for Jews community. तो जायनिज्म एज ए मूवमेंट को अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत मानी जा सकती है 1897 से बाय जूस लीडर थियोडर हर्जल। लेकिन 1920s में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ से लेकर के 1940s तक, बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तब तक जायनिज्म मूवमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। उसके पीछे दो फैक्टर है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर बोथ। पुश फैक्टर मतलब जिन जिन जगहों पे जूस लोग सेटल्ड थे वहां से उनका परसिक्यूशन शुरू हुआ, स्पेशली फ्रॉम जर्मनी। इसी जर्मनी में काफी जूस कम्युनिटी के लोग सेटल्ड थे। वर्ल्ड वॉर वन में अपनी हार का एक बड़ा कारण बताया गया जूस कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि हुआ क्या था कि यूके और यूएस, they always have been supportive of the Jews community. UK and US have been supporting the idea that the Jews should be settled to their ancestral land. तो वर्ल्ड वॉर वन में जब जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी ने अपने देश में, खासकर उनके जो चांसलर हिटलर हैं, when he came to power, he tried to find out the reasons or the factors who were responsible behind the defeat of Germany in World War One. और वर्ल्ड वॉर वन में आ, हुआ क्या कि कम्युनिस्ट लोगों ने जर्मनी का की सरकार का साथ नहीं दिया। जूस लोगों के ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया कि जूस वे आर आल्सो सपोर्टिंग यूके, यूएस, while यूके एंड फ्रांस while staying in Germany, and that was the reason behind defeat of Germany in World War One। इस कारण से जूस लोगों को सिलेक्टिवली टारगेट करना शुरू किया गया। बाद में हिटलर ने और भी कई सारी थ्योरीज दी, प्योर ब्लड, आर्यन रेस, एंड हिटलर promoted the idea of Nazism, where the Jews community members were considered as people of having lower blood or or not so sacred ethnicity, and that is why they must be killed। तो हुआ क्या कि जूस कम्युनिटी के लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया गया जर्मनी में, हॉलोकास्ट उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करना शुरू किया गया। तो दैट बिकेम वन मेजर पुश फैक्टर बिहाइंड दिस जैनिज्म मूवमेंट। वैसे ही जूस कम्युनिटी के लोग पूरे दुनिया भर में जो सेटल्ड हैं कई 3000 सालों से, उनकी इच्छा रहती रही कि हम लोग अपने एंसेस्ट्रल लैंड में जाएं और वहां सेटल हों। इस मूवमेंट को कहा गया है जायोनिज्म मूवमेंट। बट जायोनिज्म मूवमेंट गॉट अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस और पुश ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में, जब हिटलर ने जूस कम्युनिटी के अगेंस्ट जायोनिज्म, हिटलर ने जूस कम्युनिटी के अगेंस्ट होलोकास्ट, उनके हरासमेंट शुरू किया। ये पुश फैक्टर तो है। और पुल फैक्टर तो हमेशा से ही रहा है, द सैक्रेड टेम्पल्स इन द रीजन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होलीएस्ट साइट रहा है इन जेरूसलम। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो कई सारे जूस कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी वहां सेटल्ड हो चुके थे इन दिस रीजन, छोटी छोटी जमीनें खरीद के यहां सेटल हो चुके थे। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उसके बाद पूरी दुनिया भर के मन में जूस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक सिंपथी वाली फीलिंग थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एट्रोसिटीज हिटलर हैड कमिटेड अगेंस्ट दिस कम्युनिटी इन जर्मनी बाय क्रिएटिंग कंसंट्रेशन कैंप एंड प्रैक्टिसिंग होलोकास्ट अगेंस्ट देम। तो इसी कारण से वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद यूएस प्रपोज्ड एक आइडिया आया। यूएस हमेशा से ही इजराइल कम्युनिटी, जूस कम्युनिटी को सपोर्ट करता रहा है। तो यूएस के प्रपोजल पे यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया, रिजोल्यूशन नंबर 181। इस रिजोल्यूशन के हिसाब से बात ये हुई कि देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट ऑफ इजराइल क्रिएटेड इन दिस रीजन
of Palestine, which should be specifically created for जूस कम्युनिटी। तो जूस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक स्पेशल कंट्री बनाया जाए इजराइल। ये बात कही गई इन रिजोल्यूशन नंबर 181 दैट वाज ब्रॉट इन 1947। और ये रिजोल्यूशन को फिर यूके यूएस सबका सपोर्ट मिला। तो यूएस हमेशा से ही जूस कम्युनिटी के फेवर में काम करता रहा है। ऐसा माना जाता है कि वैसे तो जूस की पॉपुलेशन काफी कम है दुनिया भर में, बट वेर एवर दीज जूस कम्युनिटीज हैव गॉन दे हैव बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल इन दैट रीजन। तो यूएस के अंदर भी कुछ 7 या 8 काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, जूस इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, हु टू ग्रेट एक्सटेंट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द यूएस पॉलिसी रिगार्डिंग जूस। तो वो 7-8 इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हमेशा से इस बात का इंश्योर कराते हैं कि यूएस की पॉलिसी जूस लोगों के फेवर में ही रहे। और यही कारण है कि यूएस ने जूस लोगों के लिए एक प्रपोजल दिया यूनाइटेड नेशन के अंदर। और वो प्रपोजल इज नोन बाय द नंबर 181 दैट टॉक्ड अबाउट 2 कंट्रीज ऑन दिस लैंड, पैलेस्तीन। ये ग्रीन कलर से होगा, वो पैलेस्टीनियन लोगों के लिए होगा एज पर द प्रपोजल यूएन प्लान, जहां पे अरब स्पीकिंग इस्लामिक लोग रहेंगे। इसको कहा जाएगा पैलेस्तीन एज ए कंट्री। ये एक छोटे से स्ट्रेच के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे ये 2 पैचेज ऑफ लैंड। तो जैसे भारत का बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वैसे ही 1947 में ये पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में बंटवारा किया गया कि व्हाइट कलर से जो लैंड दिखाया गया दैट विल बी लैंड फॉर न्यूली क्रिएटेड कंट्री इजराइल विच विल बी फॉर जूस पीपल। और एक सिटी है जेरूसलम विच इज सैक्रेड फॉर बोथ पैलेस्टीनियंस एज वेल एज इजराइलीज या ज्यूज। जेरूसलम को बनाया जाएगा इंटरनेशनल सिटी विच विल बी एक्सेसिबल टू बोथ पैलेस्टीनियंस एज वेल एज इजराइली कम्युनिटी। ये था प्लान। लेकिन इस प्लान के हिसाब से जब इजराइल स्टेट का क्रिएशन किया गया ऑन 14 मई 1948, तो आसपास के जितने भी अरबिक कंट्रीज थे दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन। और अरबिक कंट्रीज ने चारों तरफ से, चाहे वो इजिप्ट हो, लेबनन हो, सीरिया हो, सब ने चारों तरफ से मिलकर के अटैक कर दिया इस न्यूली क्रिएटेड कंट्री इसराइल के ऊपर। उन्होंने सोचा कि हम अटैक करके इसराइल का नामो निशान खत्म कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन नंबर 181 को हम मानने से इनकार कर देंगे। सो दिस इज हाउ अ न्यू कंट्री इसराइल विल नॉट बी क्रिएटेड, बिकॉज इसराइल को तो हॉस्टिलिटी फेस करना ही था। आप सोचिए, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरबिक लैंग्वेज स्पीकिंग इस्लामिक कंट्रीज, वहां पे एक छोटा सा जूस कंट्री कैसे सेटल होगा। और नया कंट्री बनाया गया 14 मई 1948 को एज पर यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन नंबर 181। आसपास के तमाम अरबिक कंट्रीज ने अटैक कर दिया। दिस वाज नोन बाय द नेम फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। लेकिन यहां पे आश्चर्य की बात यह है कि इसराइल जो अभी अभी बना था, उस अकेले ने तमाम अरबिक कंट्रीज को डिफीट कर दिया एंड इट इंश्योर्ड इट्स सर्वाइवल। ऑफ कोर्स इसराइल के लिए ये अकेले बस की बात थी नहीं। जो भी जूस लोग यहाँ सेटल्ड थे वो तो ज़्यादातर ओल्ड एज के लोग थे, नए लोग सेटल भी हुए थे, बट उनके अकेले बस की बात नहीं थी। इसराइल वॉज सपोर्टेड बाय यूएस and its armed forces, and that is how Israel somehow managed to survive. A newly created country managed to survive an all-out attack from all the sides. और इस तरीके से इसराइल सरवाइव कर गया। उसके बाद से धीरे धीरे इसराइल ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया। तो ये देखिए 1947 यूएन प्लान से पहले इस तरीके का कुछ व्हाइट पैचेज में जो आप देख रहे हैं सेटलमेंट था जूस लोगों का। वो लोग यहाँ आकर के जमीन खरीद खरीद करके सेटल हो रहे थे, कंसीडरिंग दिस एज देयर एंसेस्ट्रल लैंड। जब पार्टीशन प्लान आया तो कुछ ऐसा था यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान कि ये व्हाइट कलर वाला जो होगा वो होगा इसराइल कंट्री फॉर जूस एंड ग्रीन कलर से होगा फॉर पैलेस्टीनियंस। बट पैलेस्टीनियंस माने नहीं, उन्होंने चारों तरफ से अरबिक कंट्रीज ने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर। उसके बाद से इसराइल ने काउंटर अटैक किया और इसराइल ने जो प्रपोज्ड प्लान था उससे ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया। सी दिस वाज द प्रपोज्ड प्लान एज पर यूनाइटेड नेशन। लेकिन अरबिक कंट्रीज को ये प्लान पसंद नहीं आया, दे अटैक, इसराइल काउंटर अटैक एंड इसराइल कैप्चर्ड मोर एरियाज आज कंपेयर टू द प्रपोजल। और ये आज के डेट में इतने सारे एरियाज हैं जो इसराइल के कंट्रोल में है। ये दोनों पैचेज आपस में अब कनेक्टेड भी नहीं है।
और इजराइल धीरे 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 बीच बीच में भी अपने सेटलमेंट्स बढ़ाता जा रहा है। तो इजराइल इज कैप्चरिंग मोर एंड मोर लैंड्स फ्रॉम दिस सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन रीजन। नाउ इजराइल rejects two nation theory. Now Israel rejects existence of any country named Palestine. पहले ये लोग कह रहे थे कि नहीं, हम इजराइल के एग्जिस्टेंस को नहीं रिकॉग्नाइज करते। नाउ these Palestinians want कि UN plan should be implemented, but now Israel refuses to accept that. और इजराइल ने धीरे धीरे सेटलमेंट बढ़ा करके, आप देखिए उन लोग जो हैं इजराइल जूस कम्युनिटी के लोग, वो ज्यादा लैंड खरीद करके जाकर के सेटल्ड हो जाते हैं। And this is how Palestinians have been forced or cordoned in narrow region। और ये है आज के डेट में पैलेस्टीनियंस की हालत। तो पैलेस्टीनियंस के पास दो छोटे छोटे रीजन बचे हैं जहां वो सेटल्ड हैं। एक इस साइड को कहा जाता है वेस्ट बैंक और इधर को कहा जाता है गाजा स्ट्रिप। दोनों छोटे छोटे टेरिटरीज हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट इजराइल रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन कंट्री। तो ये है कंडीशन। इजराइल के पास इतनी जमीन थी, प्लान के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालत कुछ ऐसी है और वो भी फ्रैगमेंटेड है। पैलेस्टीन का सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक एंड मोर लैंड इज बीइंग रिक्लेम्ड एंड कैप्चर्ड बाय जूस पॉपुलेशन फ्रॉम वेस्ट बैंक। ये है प्रेजेंट स्टेटस। एक तरफ वेस्ट बैंक ये वाला और दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप। पैलेस्टीनियन लोग यहाँ रहते हैं। दे क्लेम, पैलेस्टीनियन लोग क्लेम करते हैं कि दे हैव एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री पैलेस्टीन, बट इजराइल डज नॉट गिव देम अ रिकॉग्निशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो आज की डेट में पैलेस्टीनियंस की वही हालत है जो भारत के अंदर हमारी हालत थी 26 जनवरी 1930 के बाद। आपको याद होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था एज अ रिजल्ट ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन। तो कि 26 जनवरी 1930 को हमने झंडा फहराया और भारत को देश को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। दैट्स अ सेपरेट थिंग कि ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इट। फिर ब्रिटिशर्स को फोर्स करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, सॉल्ट सत्याग्रह एंड ऑल। तो वैसे ही पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि वो एक अलग देश है, इजराइल मानने से इनकार करता है। इजराइल कीप ऑन एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड फ्रॉम पैलेस्टीन एंड इजराइल रिफ्यूजेस एग्जिस्टेंस ऑफ पैलेस्टीन एज अ सेपरेट कंट्री। ऐसी कुछ हालत है आज के डेट में। तो आई जस्ट होप कि आपको बात अभी तक समझ आ रही है। इजराइल ने तो यूएन पार्टीशन प्लान के हिसाब से अपना सेटलमेंट क्लेम किया 1948 में, लेकिन चारों तरफ से जब अटैक हो गया, इजराइल समहाउ सर्वाइव्ड। अब आज की डेट में इजराइल पैलेस्तीन के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करने से मना करता है। तो कहीं कहीं पे छोटे छोटे मुस्लिम क्वार्टर्स इस तरीके के हैं जिनको पैलेस्तीन कहा जाता है, बट पैलेस्तीन एज अ कंट्री है या नहीं है, that itself is a doubtful thing. There are many other countries who have given recognition to Palestine as an independent autonomous country, including our own country. India has given recognition to Palestine, but Palestine fails to perform like any normal nation state. It does not have much sovereignty, mainly because of frequent control and regulation by इसराइल। अब देखिए ना, इसराइल ने तो चारों तरफ से इसको ऐसे घेर रखा है, कैसे वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन कंट्री की तरह काम करेगा। तो ये है एक मेजर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। पैलेस्टीन एक देश है कि नहीं है, दैट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। बट कई सारे बीच बीच में मुस्लिम पॉपुलेशन, तो मुस्लिम क्वार्टर तो सेटल्ड हैं ही। ये पूरा का पूरा मामला अब आप मान सकते हैं कि एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट का है। इस रिलीजियस कन्फ्लिक्ट में जहां पे एक तरफ जूस हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम्स हैं, वो भी स्पेशल तरीके के मुस्लिम्स, अरब लैंग्वेज स्पीकिंग मुस्लिम, जिसको हम लोग कह रहे हैं पैलेस्टीनियंस, इनके बीच में रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है। उस कन्फ्लिक्ट का ईपी सेंटर है, सबसे मेजर जो उसमें डिस्प्यूट निकल करके आता है वो आता है फ्रॉम जेरूसलम सिटी। इसी जेरूसलम सिटी जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड फॉर ऑल द थ्री रिलीजन्स, जूस, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। जैसे ये वाला एरिया देखिए, ये मॉस्क आप जो देख रहे हैं इसको कहा गया है अल अक्सा मॉस्क। दिस इज वेरी सैक्रेड फॉर मुस्लिम पीपल। अल अक्सा मॉस्क से थोड़ी दूर पे है डोम ऑफ द रॉक, दिस वन। डोम ऑफ द रॉक माना जाता है कि इस्लाम के अंदर तीसरा सबसे सैक्रेड लोकेशन है आफ्टर मक्का एंड मदीना। माना जाता रहा है कि मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद इज सेड टू हैव असेंडेड इनटू हेवन
फ्रॉम हियर ओनली डोम ऑफ द रॉक। तो नेचुरल सी बात है कि डोम ऑफ द रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क, दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस एज फार एज इस्लामिक कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। इस तरफ काफी सारा इस्लामिक पॉपुलेशन भी सेटल्ड है, ये वाला। बट इस अल अक्सा मॉस्क से बिल्कुल सटे हुए ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इसको कहा जाता है वेस्टर्न वॉल। इसके ऊपर के जो भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जुडाइज्म एंशियंट टेम्पल्स, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर जूस कम्युनिटी as far as its sacred structures are concerned। तो ये एरिया को लेकर के काफी ज्यादा डिस्प्यूट होता है। जैसे अयोध्या में काफी दिनों तक डिस्प्यूट चला, वैसा ही कुछ डिस्प्यूट यहाँ पे भी है इस लोकेशन को लेकर के। तो ओवरऑल तो इसराइल पालस्तीन जो कन्फ्लिक्ट है, आप उसको रिलीजियस डिवीजन में देख सकते हैं। एक तरफ जूस कम्युनिटी है, दूसरी तरफ इस्लामिक कम्युनिटी है, जिसको हम लोग कह रहे हैं पैलेस्टीनियंस। और वो कन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज्यादा अक्यूट हो जाता है यहाँ आकर के इन जेरूसलम, बिकॉज जेरूसलम इज वेरी सैक्रेड फॉर बोथ द साइड्स। अब एक तरफ इसराइल पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस को भी रिजेक्ट करता है, दूसरी तरफ पैलेस्टीन नाउ वांट्स द टू स्टेट सॉल्यूशन एज पर यूएन प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसराइल उसको मानने से मना करता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैलेस्टीनियंस, कुछ पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे निकल करके आए हैं हु हैव रिजॉर्टेड टू टेररिज्म इंसर्जेंसी अगेंस्ट इसराइल। कहीं बम मार के भाग जाते हैं, कहीं टेरर अटैक कर देते हैं। तो ऐसा एक रिवॉल्यूशनरी टेरर ग्रुप है जिसका नाम है हमास। भी हमास के अलावा एक और इस तरह का हिजबुल्ला। हमास से रिलेटेड ये करंट आर्टिकल है। इस एरिया में गाजा स्ट्रिप रीजन में काफी एक्टिव एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है हमास, विच कीप्स ऑन अटैकिंग इजराइल ऑन एंड अगेन। इसी हमास को टेररिस्ट ग्रुप कहा जाए कि रिवॉल्यूशनरी कहा जाए, इसको लेकर के अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग ओपिनियन है। तो नेचुरल सी बात है कि जो लोग भी पैलेस्तीन के लिए सिंपथी रखते हैं, वो लोग हमास को एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कहेंगे। भाई ये रिवॉल्यूशनरी हैं, हु आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ पैलेस्तीन। जो लोग भी इसराइल के लिए सिंपथी रखते हैं, दे विल कॉल हमास एज ए टेररिस्ट ग्रुप। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलवेज हैज ट्रेडेड ए वेरी कॉशियस पाथ इन द ऑन द इंटायर इशू। इंडिया ने हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, हमास को ना ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, ना ही सपोर्ट किया है। अभी करंट न्यूज इसी हमास से रिलेटेड है। हमास ने एकाएक से अटैक शुरू कर दिया गाजा स्ट्रिप साइड से। हमास ने मैसिव अटैक किया है ऑन इजराइल। इजराइल वॉज कॉट अनअवेयर। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका भी फेलियर माना जा रहा है मोसाद का। 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो इजराइल का ऑफिशियल डेटा है। रियलिटी में अंदाजा है कि हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब जवाबी कार्रवाई शुरू की है इजराइल ने भी गाजा स्ट्रिप के ऊपर। ये जो लड़ाई शुरू हुई है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, खासकर पैलेस्तीन साइड से हमास जो लड़ रहा है, इसको इक्वेट किया जा रहा है विद फोर्थ इजराइल अरब वॉर दैट वाज फॉट इन 1973, जिसको कहा जाता है योम किपुर वॉर। दिस योम किपुर वॉर वॉज वेरी सीवियर। ये बिल्कुल 50 साल पहले अभी से लड़ा गया था। अक्टूबर महीने में ही शुरू हुआ था। इसको रामदान वॉर भी कहते हैं क्योंकि वो रामदान का महीना था। इट वॉज फोर्थ अरब इजराइल वॉर, वेरी सीवियर। इसके 50 साल पूरे हो गए और बिल्कुल उसी लाइन में ये वॉर वापस से शुरू हुआ है। इतना सीवियर अटैक हुआ इजराइल के ऊपर। नाउ इजराइल डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। तो इजराइल विल रिटेलिएट इन अ मैसिव मैनर, दैट इज टू बी सीन नाउ कि अब गाजा स्ट्रिप का होता क्या है, क्योंकि काफी मेजर अटैक हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे जो इजराइल है, ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में तो पैलेस्तीन को रिस्ट्रिक्ट किया ही है इसने। इसने एक मेजर एरिया यहाँ पे गोलान हाइट, दिस रीजन इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं गोलान हाइट, इसराइल का सीरिया के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, दैट इज एसोसिएटेड विद दिस गोलान हाइट्स। आगे चलते हैं। तो ये आज के समरी है। कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर समरी देना आपने क्यों बंद कर दिया। देखिए समरी देने में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती है, तो दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड गिविंग समरी। देखते हैं, अगर सब ठीक है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तब तो क्या ही फायदा है। तो इसराइल जूस कंट्री इन वेस्ट एशिया, हिस्ट्री क्या है, इट वाज इनहेबिटेड बाय
Jews in 1000 BC. Jews migrated out because of the frequent attack from all the three sides. 7th century में birth of Islam in this region. धीरे धीरे ये एरिया जो है that was known by the population Palestinians, Arab speaking Islamic population. Interwar period 1920 to 1940 में there was peak of Zionism. Zionism means return of Jews to their original land. 1947 में यूएन रेजोल्यूशन प्लान 181, टू कंट्रीज का क्रिएशन, इजराइल एंड पैलेस्टीन. जेरूसलम वाज टू बी केप्ट एज एन इंटरनेशनल सिटी. Partition plan was rejected by Arabs who attacked collectively, but they were defeated by Israel. And since then, four wars have been fought. Subsequently, Israel has captured more and more territories from Palestine. प्लान के हिसाब से, प्रपोज प्लान के हिसाब से ऐसा कुछ होना था, ये पार्ट होना था पैलेस्तीन, लेकिन करंट हालत कुछ ऐसी है, बहुत छोटा सा पार्ट रह गया पैलेस्तीनियन के पास, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक. और पैलेस्तीनियन का एक टेरर ग्रुप है हमास. दे कीप ऑन अटैकिंग इजराइल. ऐसा ही है करंट अटैक, टेरर स्ट्राइक किया है हमास ने इजराइल के ऊपर. ये जो सवाल आप देख रहे हैं दैट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2015. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट ऑफ दिस अरब इजराइल वॉर फॉर इंडिया. अब ये जब अरब इजराइल वॉर शुरू हुआ है तो भारत के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखना जरूरी है. देखिए, पहला जो टॉपिक मैंने जो भी पढ़ाया है ये बैकग्राउंड आपको जानना होगा. पीटी में इससे रिलेटेड सवाल आएगा, लेकिन सीधा सीधा मेंस में सवाल तो ये आएगा ना कि ये वॉर का भारत के इंटरेस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा. तो एक बार जरा आप इंडिया की पॉलिसी देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अरब इजराइल वॉर राइट सिंस द बिगिनिंग. तो एक तरफ इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री हमारा जन्म हुआ, दूसरी तरफ इजराइल का जन्म हुआ. साथ तो एक ही साथ हुआ है, शुरुआत तो एक ही साथ हुई है 1947-48 में. स्टार्टिंग से अगर नेहरूवियन पॉलिसी देखी जाए और बाद में इंदिरा गांधी की पॉलिसी देखी जाए तो हमने पूरा पूरा सपोर्ट दिखाया है पैलेस्टीनियन नेशनलिटी के लिए. हमने इजराइल से दूरी बनाए रखी. नेहरूवियन टाइम में और इंदिरा गांधी के टाइम में जायोनिज्म वाज इक्वेटेड विथ इंपीरियलिज्म. हम लोगों ने जायोनिज्म में जिस तरीके से इजराइल के लोगों ने, जूस लोगों ने ज्यादा ज्यादा एरिया कैप्चर किया, इस तरीके से इसको कहा गया जायोनिज्म इवन आफ्टर क्रिएशन ऑफ इजराइल. इसको इंडिया ने आज़ादी के बाद, अपनी आज़ादी के बाद से इसको इक्वेट किया विथ इंपीरियलिज्म. इसको इंडिया ने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से एक्वायर कर रखा है पीओके को, उसी तरीके से इंडिया ने इस रीजन पे अक्विजिशन देखा इजराइल का, कि इजराइल का जो अक्विजिशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन दैट इज इलीगल. इंडिया इनफैक्ट बिकेम द फर्स्ट नॉन इस्लामिक कंट्री टू गिव ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू पैलेस्टीनियन स्टेट इन 1988. तो भारत ने इजराइल को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया 1992 में जाकर के, लेकिन उसके पहले हमने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया. हम पहले नॉन मुस्लिम कंट्री बने. सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया ने इजराइल से दूरी क्यों बनाए रखी आफ्टर इंडिपेंडेंस. व्हाई इंडिया वांटेड टू हैव क्लोज नेक्सस विद पैलेस्टीन. उसके पीछे सीधा कारण है हमारे देश के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन का ज्यादा होना. देखिए, आजकल ये हमास, हिजबुल्ला टेरर अटैक्स करने लगे हैं. अर्लियर देयर वाज अ लॉट ऑफ सिंपैथी अमंग्स द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर पैलेस्टीनियंस, कि पैलेस्टीनियंस के साथ बुरा हो रहा है. आजकल ये हमास और हिजबुल्ला ने सब टेरर अटैक करके पैलेस्टीनियन लोगों के लिए जो सिंपैथी है वो खराब कर दी है. तो उस टाइम में मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया भर में जहां भी थे उनके लिए काफी ज्यादा सिंपैथी रहती थी फॉर पैलेस्टीनियंस उनके मनों में. तो इस कारण से अब इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिक पॉपुलेशन काफी ज्यादा है. मुस्लिम्स का 14-15% पॉपुलेशन है, 13-14%. तो अभी इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट वांटेड टू एंटागोनाइज मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया बाय टेकिंग एनी साइड विथ इसराइल. इसलिए इंडिया ने प्रो पैलेस्टीन स्टैंड लिया राइट सिंस बिगिनिंग. उसके अलावा इंडिया को देखिए स्टार्टिंग से ही एक प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था, वो था पाकिस्तान. पाकिस्तान स्टार्टिंग से ही एक पॉलिसी लेकर के चलता है टू प्रोजेक्ट इंडिया एज एन एंटी इस्लामिक कंट्री, कि हम इस्लाम विरोधी देश हैं. ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही. ऐसे हालात में अगर हम किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इसराइल को सपोर्ट करते हुए पाए जाते तो पाकिस्तान का ये जो दावा है कि इंडिया इज एन एंटी इस्लामिक कंट्री, वो दावा और दुनिया के सामने सही साबित हो जाता. अरबिक कंट्रीज को हमारे खिलाफ भड़का सकता था पाकिस्तान. ये हम नहीं चाहते थे. उसके अलावा इंडिया इज फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जबकि इजराइल वाज क्लोज अलाई ऑफ द यूएस. तो इस कारण से इन ऑर्डर टू कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस, इंडिया ने इजराइल को कभी भी सपोर्ट नहीं किया.
तो इंडिया वाज वन ऑफ द लास्ट कंट्री टू डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज इसराइल। हमने इसराइल को बाद में आइडेंटिफाई किया, हमने पैलेस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री पहले आइडेंटिफाई किया। नेहरू की ये जो पॉलिसी है, ये वैसे तो वेल थॉट ऑफ पॉलिसी थी, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखना पड़ा। यूएस पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा क्लोज आ गया, पाकिस्तान को उसने सपोर्ट करना शुरू किया, उसने 1965 में पाकिस्तान को सपोर्ट किया अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान चाइना की स्ट्रांग एक्सेस बन गई, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम में आपको जान करके हैरानी होगी, चाइना वैसे अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम में चाइना अलाइंड विद द यूएस, और यूएस पाकिस्तान साथ आ रहे थे, तो फिर धीरे धीरे पाकिस्तान चाइना एक्सिस बन गई, जो इंडिया के लिए दोनों तरफ से खतरा क्रिएट कर गई। धीरे धीरे यूएस जो है इट स्टार्टेड आर्म ट्विस्टिंग इंडिया, इंडिया के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा। यूएस सस्पेंडेड पीएल 480 प्रोग्राम, और मजबूरी में इंडिया स्टार्टेड टू ओवर रिलाई विथ यूएसएसआर। इंडिया साइंड फ्रेंडशिप अग्रीमेंट विथ यूएसएसआर इन 1971। मोर देन 80% ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स वर डन फ्रॉम यूएसएसआर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसराइल से दूरी बनाने के चक्कर में हम यूएस से भी दूरी बना बैठे, और उस चक्कर में फिर चाइना पाकिस्तान एक्सेस बन गया, और फिर बाद में हमें मजबूरी में यूएस फैक्टर को ऑफसेट करने के लिए यूएसएसआर के साथ प्रॉक्सिमिटी डेवलप करनी पड़ी। ये सब तो नेहरू और इंदिरा जी के टाइम में ये सब फॉरेन पॉलिसीज थी विद रिस्पेक्ट टू इसराइल एंड पैलेस्टीन। लेकिन जब वाजपेयी सरकार आई, तो वाजपेयी सरकार स्टार्टेड टू चेंज इट्स अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू इसराइल। 1992 में, वैसे वाजपेयी सरकार से पहले ही, आ, जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ हमारे देश में, तो नाउ इंडिया वाज लुकिंग फॉर वाइडर मार्केट, इंडिया वाज लुकिंग फॉर न्यू सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1991 में कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया था, तो कोल्ड वॉर डायनेमिक्स भी अब नो लॉन्गर वाज ए प्रॉब्लम, तो नैम नो लॉन्गर रिमेन दैट रिलेवेंट। तो 1992 में इंडिया गेव डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू इसराइल, बट उसके पहले हम लोग पैलेस्तीन को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे चुके थे, क्योंकि कोल्ड वॉर डायनेमिक्स वाज ओवर। और नरसिम्हा राव की सरकार ने डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया, बट इट वाज ओनली वाजपेयी गवर्नमेंट विच स्टार्टेड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद इसराइल। इसराइल ने इंडिया का काफी सपोर्ट किया ड्यूरिंग द कारगिल वॉर विद सैटेलाइट इमेजेस, जिससे हमने इंट्रूडर्स घुसपैठियों का बेहतर तरीके से लोकेशन अंदाजा लगाया और फिर काउंटर अटैक किया। इट वाज 2003 व्हेन इजराइल प्राइम मिनिस्टर एरियल सैरोन विजिटेड इंडिया, और हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इजराइल एंड इंडिया आर नेचुरल अलाइज, हम दोनों ही टेररिज्म से जूझ रहे हैं। तो ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट था कि पैलेस्टीनियंस के हमास को या हिजबुल्लाह को हमने टेरर ग्रुप कहा इनडायरेक्टली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मोदी सरकार आई, तो इसराइल के साथ हमारे रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो गए, क्योंकि इसराइल आज के डेट में टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड कंट्री है। एग्रीकल्चर के फील्ड में, इरिगेशन में काफी हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि इजराइल इज वेरी equipped or developed as far as water use efficiency is concerned. Israel is now helping India in order to divert its defense import from Russia. हम लोग ना ही रसिया से ना ही यूएस से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। सो इजराइल इज इमर्जिंग एज ए नेचुरल सोर्स, जिससे हम लोग यूएस और रसिया दोनों पे अपना ओवर डिपेंडेंस को घटा सके as far as import of defense equipment is concerned। तो आप मान सकते हैं कि नेहरूवियन पॉलिसी और मोदी डॉक्ट्रिन में 180 डिग्री का डिफरेंस है। नेहरूवियन पॉलिसी वेर कंप्लीटली अपोजिट ऑफ मोदी डॉक्ट्रिन। एक तरफ नेहरू पॉलिसी जो है वो पैलेस्तीन के साथ सिंपथी रखती थी, इजराइल को पूरी तरीके से उनके साथ डिस्टेंस बनाई हुई थी, और मोदी डॉक्ट्रिन जो है इट इज डेवलपिंग क्लोज अलाइज विथ इसराइल। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमने हाल फिलहाल में I2U2 ग्रुप भी ज्वाइन किया। I2U2 में आई इज फॉर इंडिया, नेक्स्ट आई इज फॉर इसराइल, और नेक्स्ट टू यू एंड फॉर यूएस एंड यूएई। बट नेहरू और मोदी डॉक्ट्रिन के बीच में इतना अंतर होने के पीछे कई सारे इंटरमीडिएट डेवलपमेंट्स भी जिम्मेदार हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, 1990s में कोल्ड वॉर खत्म हो गया। कोल्ड वॉर खत्म होते के साथ ही दूसरा प्रॉब्लम हुआ, चाइना इमर्जिंग एज थ्रेट टू यूएस हेजेमनी। तो दैट फोर्स्ड यूएस टू अलाइन विथ इंडिया टू ऑफसेट चाइना फैक्टर। और इस कारण से धीरे धीरे जब यूएस इंडिया के साथ अलाइन होने लगा चाइना के राइज को कर्व करने के लिए, और यूएस और इजराइल आपस में क्लोज एलाइज हैं, तो नेचुरली इंडिया और इजराइल भी साथ आने लगे।
फिर यूएस के ऊपर 9/11 का टेरर अटैक हो गया, तो यूएस स्टार्टेड टू टेक टेररिज्म मोर सीरियसली, यूएस स्टार्टेड टू डाइवर्ज अवे फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंडिया के लिए तो सारे तरफ से पॉजिटिव फिनोमिना हो गया, यूएस पाकिस्तान से दूरी बनाने लगा, यूएस चाइना से दूरी बनाने लगा, तो नेचुरली इंडिया यूएस स्टार्टेड टू कम अलोंग, एंड यूएस नेचुरल एलाई है, स्ट्रॉन्ग एलाई है इसराइल का, तो इंडिया और इसराइल के रिलेशंस भी अच्छे होने लगे। सो दीज वे द पॉजिटिव टर्न्स इन इंडिया यूएस रिलेशंस। एंड इंडिया यूएस रिलेशंस का पॉजिटिव टर्न होना, इसका मतलब है कि इंडिया इजराइल के रिलेशंस का पॉजिटिव टर्न होना। और फिर दूसरे तरफ चाइना पाकिस्तान तो एक्सेस रही, लेकिन उसमें यूएस फैक्टर निकल गया एंड स्लोली रसिया ज्वाइंट इट, और रसिया यूएस तो एंटी है ही। तो ये जो एक्सेस बनी चाइना पाकिस्तान रसिया एक्सेस, दैट फर्दर स्ट्रेंथ इंडिया यूएस रिलेशंस। बट इंडिया जो है दोनों साइड्स के बीच में बैलेंस रखने की कोशिश करता है, एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ चाइना और रसिया के साथ भी हम बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। ब्रिक्स है एक तरफ तो दूसरी तरफ क्वाड है, एससीओ है एक तरफ तो दूसरी तरफ I2U2 है। ये तमाम प्रॉब्लम जो इंडिया के लिए फेस करना पड़ रहा था, इंडिया को फेस करना पड़ रहा था वेस्ट एशिया में, एज फार एज इसराइल एंड अरब रिलेशंस इज कंसर्न, वो जाकर के रिजॉल्व होने लगा विद अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स were very helpful as far as India's management of its policies in West Asia is concerned, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स की मदद से अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट्स काफी हद तक कम हो रहे थे, और इंडिया के लिए जो टाइट रोप वॉक है वेस्ट एशिया के अंदर बिटवीन अरब एंड इजराइल, वो काफी हद तक ये प्रॉब्लम खत्म हो रहा था। तो अब्राहम अकॉर्ड इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड यूएई। देखिए, इजराइल एज ए कंट्री जब बना तो आसपास के कोई भी अरबिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री इसको रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं था, बट धीरे धीरे इजिप्ट जॉर्डन रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एंड मेंटेन्ड बेसिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। बट बाकी देश इसके साथ अभी भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख रहे थे। बट हाल फिलहाल में यूएई ने, ऑफ कोर्स ऑन इंसिस्टेंस ऑफ यूएस, यूएई ने, जो एक मेजर कंट्री है, अरबिक कंट्री है इस रीजन का, यूएई ने इजराइल के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज इट्स टाइज विथ इजराइल। इसी को कहा गया अब्राहम अकॉर्ड्स, क्योंकि जो अरबिक कंट्रीज हैं उनके लीडर्स में आते हैं सऊदी अरबिया, यूएई एंड ऑल। तो अगर यूएई ने अग्रीमेंट साइन कर लिया इसराइल के साथ, टाइज को नॉर्मलाइज कर लिया, बात ये भी चल रही थी कि सऊदी अरेबिया भी बैक चैनल टॉक्स कर रहा है, इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकता है। तो अगर ये सारी चीजें हो जाती, अब्राहम अकॉर्ड्स अगर अपने नेचुरल कंक्लूजन तक पहुंच जाता, और अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल भी पूरी तरह से साथ आ जाते, तो वेस्ट एशिया का एक मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाता, डायकोटमी खत्म हो जाता, और इंडिया के लिए अपने रिलेशंस को मैनेज करना वेस्ट एशिया में काफी सरल हो जाता। You see, politics of West Asia is understood between the three poles. एक तरफ ईरान, सऊदी अरेबिया, और तीसरा है इजराइल। ईरान और सऊदी का जो डिफरेंस है दैट इज सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। ईरान लीडर ऑफ सिया कंट्रीज, सऊदी अरेबिया लीडर ऑफ सुन्नी कंट्रीज। तो ये तो कल्चरल डिफरेंस है, पर्सियन कल्चर एंड अरेबिक कल्चर। इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं दैट इज अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट, वो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है इजराइल के क्रिएशन के बाद। तो ये जो ट्रायंगुलर रिलेशन है, ये किसी भी देश के लिए वेस्ट एशिया में अपने रिलेशंस को मैनेज करना काफी कठिन बना देता। तीनों आपस में दुश्मन है। अब यूएस का फंडा सिंपल है, यूएस इजराइल के साथ अलाइनमेंट रहता है, यूएस सऊदी अरबिया के साथ अलाइनमेंट में रहता है, बट नॉट विद ईरान। इंडिया को तीनों के साथ रिलेशंस रखना है, इजराइल के साथ रखना है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चर एज वेल एज डिफेंस इंपोर्ट, ईरान के साथ इसको अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं फॉर एक्सेसिबिलिटी टू INSTC, एक्सेसिबिलिटी टू रसिया एंड ऑल। ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे रखने फॉर डोमेस्टिक फैक्टर्स, क्योंकि ईरान में सिया पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। लेकिन इंडिया को सऊदी अरबिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे रखने हैं, ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एनर्जी फैक्टर्स। तो ये सारी चीजों के कारण इंडिया वांट्स टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विथ ऑल द थ्री। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी पार्टनर। ईरान के साथ अगर हम डिफरेंस बनाते तो चाइना विल हैव स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट। ये जो ट्रायंगुलर डिवीजन था पावर का इन वेस्ट एशिया, दैट वाज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू बैलेंस इट्स पोजीशन इन वेस्ट एशिया। बट एटलीस्ट बिकॉज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, सऊदी अरबिया एंड इजराइल ग्रुप, सीधा सीधा तो सऊदी अरबिया नहीं बट यूएई फ्रॉम द सऊदी साइड वाज नॉर्मलाइजिंग टाइज विथ इजराइल एज ए रिजल्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन ये जो वॉर शुरू हो गई है दोबारा, ये जो हमास ने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर, ये वापस से इट माइट लीड टू फेलियर ऑफ Abraham Accords, and again this uh,
closing or coming together, convergence of Saudi faction with Israel will again get diverted and will make it again difficult for India to manage its relations in West Asia. तो यही बातें यहाँ लिखी हैं. India's stand on the issue during Nehru and Indira Gandhi's support to Palestine and Zionism was equated with colonialism. It was equated as similar of illegal occupation of Pakistan over POK. Why? क्यों इंडिया ने ऐसा अप्रोच लिया? डोमेस्टिक फैक्टर बिकॉज ऑफ लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया. पाकिस्तान फैक्टर क्योंकि पाकिस्तान पॉलिसी वाज टू प्रोजेक्ट इंडिया एज एन एंटी मुस्लिम कंट्री and it was in line with India's policy of non-alignment movement. But 1991 LPG reforms and disintegration of USSR, India normalized its ties with US, gave formal recognition to Israel in 1992. With the beginning of 21st century, rise of China, terror attack on US and Abraham Accord, it strengthened India-Israel relations as it is reflected in I2U2. But the current attack by Hamas, which has been a massive one, perhaps this equation again might change. That will be seen. इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. यहाँ पे हिंट्स भी मैंने दे रखा है. जिस स्टूडेंट को हिंट्स देखना होगा वो हिंट्स देख करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे. अच्छा रहे बिना हिंट्स देखे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और बाद में हिंट्स को देखें. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए मॉनेटरी पॉलिसीज आपको मैंने बेसिक क्लासेस में पढ़ाया इकोनॉमी के. आर ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी. क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज आर sector specific. They regulate flow of money in one sector with respect to other, while quantitative monetary policies regulate the flow of money overall to the economy. क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज में अलग अलग टूल्स होते हैं. बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज. ये सब तो बेसिक क्लास में आप पढ़ते ही हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशंस मैंने आपको पढ़ाया है. इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जीसेक बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. जीसेक अगर बेचेगी तो रुपया एब्जॉर्ब होगा. दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अगर जीसेक खरीदेगी तो रुपया रिलीज करना होगा. दैट इज नोन एज एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन को ही स्टेरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है कभी कभार. स्टेरलाइजेशन मतलब इकोनॉमी से एक्सेसिव रुपए को या लिक्विडिटी को निकाल लेना. करेंटली ओपन मार्केट ऑपरेशंस न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि काफी समय बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इट इज गोइंग टू हैव ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल्स ऑफ जीसेक. अब ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल करेगा जीसेक का तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगा. लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रोथ नीचे जाएगा. ग्रोथ नीचे जाएगा तो तमाम जगहों पे स्टॉक मार्केट वगैरह पे इंपैक्ट पड़ेगा. प्रॉब्लम इस बार आरबीआई ने ये किया है कि कब करेगा वो ओपन मार्केट ऑपरेशन वो नहीं बताया है. इट हैज सिंपली अनाउंस्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू दैट वी माइट बी डूइंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस एनी टाइम. वैसे तो आरबीआई कभी भी कर सकती है, उसको कोई एक्सप्लिसिट कैलेंडर देने की जरूरत नहीं है. बट ये अनाउंसमेंट कि वी माइट डू ओपन मार्केट ऑपरेशंस एनी टाइम, इसने एक परमानेंट एक थ्रेट का माहौल क्रिएट कर दिया है. अ लॉन्ग स्वॉर्ड हैंग्स कि कभी भी आरबीआई आकर के ओपन मार्केट ऑपरेशन कर देगी क्योंकि उसने तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में अनाउंस कर ही दिया है. उससे मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्रोथ थोड़ा नीचे जाएगा, शेयर मार्केट वगैरह सब नीचे जाएगा. तो सारे इन्वेस्टर्स थोड़े से घबराए हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट बाय आरबीआई. इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने इस साल जो प्रीलिम्स कंडक्ट कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. यही सारी बातें यहाँ लिखी हैं. यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट. Next article is about Indian Air Force Ensign. This topic is important from prelims exam point of view. भारत के एयरफोर्स ने अब अपना एक नया झंडा एनसाइन रिलीज किया है. ज्यादा बदलाव नहीं है, बस एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंबल ऐड किया गया है. तो सिंबल में आप देखेंगे तो हमारा सारनाथ जो लायन टेम्पल है, अशोका लायन टेम्पल जो हमारा नेशनल सिंबल भी है, वो है सबसे ऊपर. फिर नीचे लिखा है भारतीय वायुसेना और बीच में है फिर हिमालयन ईगल. और फिर नीचे यहाँ पे लिखा है अ कोट फ्रॉम भगवत गीता, नभ स्पर्शम दीप्तम मीन्स टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी. दिस इज रिटन इन गोल्डन देवनागरी स्क्रिप्ट. तो ये सब बेसिक चीजें आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी. ये पूछा जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के स्लोगन में क्या लिखा है, नभ स्पर्शम दीप्तम. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन, ये तो सही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए. दूसरा गलत है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मिनिमम 5 जजेस चाहिए ना कि 6. एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टारगेट करता है सीपीआई कंबाइंड. टीआरएआई से रिलेटेड पहला दूसरा तो सही है बट तीसरा गलत है. यही हमने देखा था लास्ट सेशन में. और नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन ईरान. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।